नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने देखा था, वर्णमाला को हमने देखा था। और वर्णमाला में जो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है ना, व्यंजन होता है। और हम स्वर के जो प्रकार होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और स्वर को हम किस किस आधार पर हम बांट चुके थे। तो उसका जो पहला जो आधार था, हमने मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हमने इसके तीन भाग किए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक क्या है, प्लुत स्वर। फिर हमने क्या देखा, ओष्ठ के आकृति के आधार पर हमने इसका विभाजित किया, इनको विभाजित किया था। जो स्वर वर्ण होते हैं दो भाग में विभाजित किया था। फिर जीव की क्रियाशीलता पर जो ये स्वर वर्ण हैं उनको हमने विभाजित किया था। और आज चौथा जो प्रकार है उसको हमने क्या लिया है ना, तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर चौथा जो बांटने का आधार हमने क्या लिया है ना, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। और इसके जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं ना, 4 होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारे जो तालु है, जीवा के ऊपर जो तालु होता है, तालु की स्थितियाँ कितनी बनती है ना, 4 बनती है। इसी के कारण ये जो समृद्ध स्वर आप देख पा रहे हो, अर्ध समृद्ध है, विवृत है, अर्ध विवृत है, ये तालु की 4 स्थितियाँ हैं। और इन्हीं स्थितियाँ के कारण ही इन्हें 4 भाग में बांट दिया जाता है। जो स्वर होते हैं, ये विभाजन है जो है, ये तालु की स्थिति के आधार पर विभाजन है। तो आइए देखते हैं। पहले ये लेफ्ट साइड में जो 3 चित्र हमने बनाए हैं इनको थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है, ये हमारी तालु है। ये क्या है ना, तालु है, ये तालु है। और ये जो है ये हमारी क्या है ना, जीवा। ये क्या है ना, जीव है। तालु कहाँ से शुरू होता है, ये हमारी मुख है। मुख के सामने क्या होते हैं ना, दांत होते हैं। दांत के पास क्या होता है ना, मसूड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं ना, मसूड़े होते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता मसूड़े कहाँ खत्म हो जाते हैं और कहाँ तालु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कहाँ मसूड़े खत्म होते हैं और तालु की कहाँ शुरुआत हो जाती है। और ये हमारी क्या है ना, जीवा। मुख का सबसे क्रियाशील अंग क्या होता है ना, जीवा होता है। और ये हमें बोलने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये नीचे क्या है ना, ये जीवा है। जीवा का उच्चारण करते समय, किसी स्वर को उच्चारण करते समय अगर जीव का ये अग्रभाग है, ठीक है, किसी स्वर को उच्चारण करते समय या उच्चारित करते समय जीव का अग्रभाग अगर तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है, जीव का अग्रभाग किसी स्वर को उच्चारित करते समय हमारी जो जीव होती है, जीव का अग्रभाग अगर तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है, तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये किस प्रकार की स्थिति होती है ना, मुख बंद। इसमें स्थिति कैसी उपजती है ना, मुख बंद की स्थिति उपजती है। यहाँ पर मुख क्या हो गया है ना, मुख बंद हो गया है। ठीक है, यहाँ ये मुख बंद हो गया है। तो ये मुख जो बंद हो गया है, इसको क्या कह दिया जाता है ना समृद्ध कह दिया जाता है। इसको जो मुख बंद हो गया है, इसको क्या कह दिया जाता है ना, समृद्ध कह दिया जाता है। बे स्वर जिनको उच्चारण करते समय हमारे जो मुख होती है वो पूरी तरह बंद हो जाती है, बंद की स्थिति में आ जाती है, उन स्वरों को क्या कह दिया जाता है, समृद्ध स्वर कह दिया जाता है। कौन कौन आएंगे हम देखते हैं। फिर दूसरी जो स्थिति क्या बनती है, फिर देखिए, ये हमारी तालु है, ये तालु है, ये क्या है ना, जीवा है, जीव है। ठीक है, ये तालु है, ये जीवा है। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ पर क्या था, मुंह खुला था। यहाँ पर मुख क्या है ना, खुला है, परंतु यहाँ मुख सामने से, यहाँ पर मुख बंद है। ठीक है, परंतु यहाँ जो सामने है, यहाँ पर मुख खुला है, परंतु जीव का जो पश्य भाग है, ये जीव का कौन सा भाग है, ये जीव का पश्य भाग है। जीव का पश्य भाग तालु के पश्य भाग में जब टच करता है तो वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जो मुंह होता है वो आगे से तो खुला है परंतु पीछे से बंद होता है। ठीक, इसकी उल्टी स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीव का जो अग्रभाग है और तालु का अग्रभाग परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर मुख को बंद कर दे रहे हैं। और बंद करने के कारण कैसी स्थिति उपजती है ना, मुख बंद की स्थिति उपजती है। और उसके कारण इसका नाम हम क्या दे सकते हैं ना, समृद्ध स्वर दे सकते हैं। ये समृद्ध हो गया है। ठीक है, समृद्ध स्वर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी विपरीत स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर जो तालु, ये जीवा है, जीवा का पश्य भाग और तालु का पश्य भाग एक दूसरे से मिलने के कारण जो यहाँ पर बंद की स्थिति उपजती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मुख खुला हुआ है।
तो ये यहाँ पर कौन सी स्थिति उपजती है ना, मुख क्या है, मुख खुल गया है, खुला, यहाँ पर कैसी स्थिति उपजती है ना, मुख खुला हुआ है, यहाँ पर इसकी विपरीत है। ठीक है, ये जो खुला हुआ है इसको हम क्या कह सकते हैं ना, विपरीत स्वर कह सकते हैं। ये जो समृद्ध है, समृद्ध का विलोम शब्द क्या होता है ना, विपरीत। ठीक है, समृद्ध का विलोम शब्द क्या होता है ना, विपरीत स्वर होता है। ठीक है, पहली स्थिति में क्या है ना, ये जो जीभा का जो अग्रभाग है और तालु का जो अग्रभाग है एक दूसरे से जब मिलते हैं मुख को संपूर्ण बंद कर देते हैं कि बे स्वर जिनको उच्चारण करते समय जीभा का अग्रभाग और तालु का अग्रभाग परस्पर को स्पर्श करते हैं और मुख बंद स्थिति में आ जाती है, वे उन स्वरों को क्या कह दिया जाता है ना समृद्ध स्वर कह दिया जाता है। और इसका जो विपरीत स्थिति है इसमें क्या होता है ना, जीभ का यहाँ पर अग्रभाग था और तालु का अग्रभाग था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीभ का पश्य भाग है और तालु का पश्य भाग है, पश्य भाग परस्पर को स्पर्श करते हैं और आगे का जो हमारी मुख का जो अगला हिस्सा है वो खुला हो जाता है और खुला हुआ जो स्थिति है इसको क्या कह दिया जाता है ना, विपरीत स्वर कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरी जो स्थिति बनती है, ये हमारी जीभा है, ये क्या है ना, जीभ है और ये तालु है। ठीक है, तालु, इसमें दो स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो हमारी जीभ है, ये हमारी जीभ है तालु के ठीक मध्य स्पर्श कर रही है, तालु के ठीक मध्य में ये स्पर्श करती है, उपजती है। फिर दो स्थितियाँ उपजती हैं, सामने से ये मुख खुला हुआ है और पीछे से भी मुख खुला हुआ है, परंतु ये मध्य से बीच में जीभ तालु के मध्य भाग को स्पर्श करने के कारण मध्य भाग बंद है, परंतु सामने वाला खुला है और अंतिम जो पीछे वाला भाग है वो भी खुला है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो खुला वाला है, ये जो खुला वाला है इसको हम क्या सकते हैं, जो खुला वाला क्या था, खुला वाला विपरीत था, ये आधा खुला हुआ है, ये क्या है ना, आधा खुला हुआ है, आधा खुला, ये क्या है ना, आधा खुला हुआ है। जो आधा खुला हुआ था, जो खुला हुआ था उसको हम क्या कह रहे थे ना, विपरीत कह रहे थे। अगर आधा खुला हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं ना, अर्ध विपरीत कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं ना, अर्ध विपरीत कह सकते हैं। और इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं ना, अर्ध समृद्ध कह सकते हैं। और ये जो स्थिति है, ये अंतिम वाला जो स्थिति है इसको हम क्या कह सकते हैं ना, अर्ध समृद्ध कह सकते हैं। ठीक है, ये था तालु के 4 स्थितियों को हम भली भांति जान चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाद हमारे जो 11 स्वर होते हैं उनको, ये जो 4 हमने विभाजन किए हैं तालु की स्थिति के आधार पर, उनको हम बांटते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, अ है, दूसरा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या है, री, ए, ऐ, ओ, अंतिम में क्या है ना, औ। ठीक है, ये जो 11 हैं इनको हम बांटते हैं, तो किसको किसके अंतर्गत रखेंगे, ये जो इसको ध्यान में रखिए, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर का अर्थ क्या है ना, विपरीत का अर्थ क्या होता है ना, खुला हुआ। विपरीत का अर्थ क्या होता है हम देख चुके हैं, खुला हुआ, ये दूसरी स्थिति में है। ठीक है, विपरीत का अर्थ क्या होता है ना, खुला हुआ। बेस्वर, किसी एक स्वर का नाम बताइए जिसको उच्चारण करते समय हमारी जो मुख होती है वो संपूर्ण खुल जाती है वो क्या होता है ना, वो आ होता है। ठीक है, वो आ होता है। आ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आ को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये एकमात्र स्वर होता है जिसको उच्चारण करते समय हमारी जो मुख है इस स्थिति में आ जाती है। हमारी जो मुख है इस स्थिति में आ जाती है, वो उसको हम क्या कह देते हैं ना, विपरीत स्वर कह देते हैं। ये एकमात्र है, इसकी संख्या कितनी है ना, 1 है। ठीक है, इसके बाद इसको हम निपटा चुके हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं ना, ये जो आ है, आ का निर्माण किस प्रकार होता है। आ का निर्माण अ योग अ मिलकर क्या बनते हैं ना, आ बनता है। ठीक है, आ का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, देखिए आ का निर्माण किस प्रकार हो रहा है ना, अ प्लस आ मिलकर क्या बनता है ना, आ बनता है। ठीक है, तो आ क्या है, ये आ क्या है, ये पूरा खुला हुआ, ये क्या है ना, खुला हुआ, ये क्या है ना, खुला हुआ। ठीक है, ये अगर ये आ पूरा खुला हुआ है तो ये अ क्या होगा, ये आधा खुला हुआ होगा, आधा खुला। ये अ क्या है ना, आधा खुला। ये आ क्या है ना, पूरा खुला हुआ है, संपूर्ण खुला हुआ है। और ये जो अ है ये क्या होगा ना, आधा खुला हुआ। ठीक है, अगर आधा खुला हुआ है तो इसको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, इसको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं ना, अर्ध विपरीत के अंतर्गत हम रख सकते हैं अ को। ठीक है, अ को यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो 11 में से हम आ को विपरीत स्वर में रख देते हैं, क्योंकि आ का उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की स्थिति है, वो सामने का जो स्थिति है मुख
संपूर्ण खुल जाती है, ठीक है। और आधा अ को जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख है वो आधा खुलती है, ठीक है। इसीलिए अ को यहाँ पर रखते हैं और आ को यहाँ पर रखते हैं और अ को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अ को निपटा चुके हैं और आ को निपटा चुके हैं, ठीक है। अ को निपटा चुके हैं और आ को निपटा चुके हैं, तो इनको हम जरा सा मिटा देते हैं, ठीक है। इनको हम मिटा देते हैं तो बाकी कितने बच जाएंगे ना, 9 बच जाती हैं। 9 में से ये जो अंतिम के 4 हैं ये जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ए ऐ औ, ठीक है। ये जो अंतिम के 4 हैं इनको कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, इनको कुछ समय के लिए हम छोड़ेंगे। फिर ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 हैं इनको हम किसके अंतर्गत रख देते हैं ना, समृद्ध स्वर के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अंतिम क्या है ना, री है, ठीक है। ये जो 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं इनको कुछ समय के लिए हम रख देते हैं, यहाँ पर साइड में रख देते हैं, इनको बाद में निपटाएंगे। और इनको साइड में रखने से पहले आ को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आ को विवृत स्वर में लिख चुके हैं और अर्ध विवृत में हम अ को लिख चुके हैं। फिर उसके बाद 9 बच गए थे, 9 में से ये जो 4 हैं इनको हम कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इनको साइड में रखने के बाद ये जो 4 और 5 बच जाते हैं इनको हम समृद्ध स्वर के अंतर्गत रख देते हैं। ये जो 5 है ये समृद्ध स्वर के अंतर्गत रख देते हैं। और इस समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो चार है ए ऐ ओ और औ, ठीक है। इनको क्या करेंगे और अंतिम कौन बच जाते हैं ना, 4 बच जाते हैं, ए ऐ अ और औ, ठीक है। इनको संयुक्त स्वर भी कह दिया जाता है। इनको हम क्या करेंगे ना, ये पहला प्रथम जोड़ा है, मान लीजिए ये नायक नायिका है, हीरो हीरोइन है, ठीक है। ये 2 प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, ये 2 प्रेमी प्रेमिकाएं हैं और ये भी ये दो कपुल हैं, ठीक है। तो इनका हम विच्छेद करेंगे, इनका हम ब्रेकअप करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक। इनका अगर हम ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप कर देंगे, ठीक है। ये जो अर्ध समृद्ध है इसके अंतर्गत हम इस हीरोइन को यहाँ पर रख देंगे, ए को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ए को यहाँ पर रख देंगे और जो ये हीरो है आई को यहाँ पर नीचे रख देंगे, इनका विच्छेद कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये भी बहुत उछल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत उछल रहे हैं, इनको भी जो ये नायिका है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ओ को यहाँ रख देंगे और औ को नीचे रख देंगे, ठीक है। इनका हम विच्छेद कर देंगे, इनका हम विच्छेद कर देंगे, ठीक है। विच्छेद करने के बाद ये जो समृद्ध स्वर है इनकी संख्या कितनी होती है ना, 5 होती है। और अर्ध समृद्ध की संख्या कितनी होती है ना, 2 होती है। और विवृत स्वर की संख्या कितनी होती है ना, 1 होती है। और अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अगला जो प्रकार होता है स्वरों को विभाजन करने का जो आधार होता है वो क्या होता है ना, अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया जाता है। ये जो अनुनासिकता है ये किससे, ये इसका संबंध किससे है ना, आ के ऊपर आ है, आ के ऊपर ये अनुनासिकता, ये क्या है ना, अनुनासिकता चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है ना, अनुनासिकता चिन्ह है। इसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं ना, चंद्रबिंदु। इसे हम किस नाम से जानते हैं ना, चंद्रबिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये के बाद हम इससे पहले हम जान चुके हैं कि अयोगवाह ध्वनियाँ कितनी होती है ना, अंग होता है और दूसरा क्या होता है ना, आह, ठीक है, अंग और अह। ये जो अंग है इसे हम क्या इसको हम क्या कहते हैं ना, अनुस्वार कह दिया जाता है, अनुस्वार। इसको हम क्या कह देते हैं ना, अनुस्वार कह दिया जाता है। ये जो अंग है, ठीक है, अंग को अनुस्वार कह दिया जाता है। ये तत्सम रूप है, ठीक है। ये जो अंग है ये तत्सम रूप है। और ये जो इसका तद्भव रूप क्या होता है ना, ये चंद्रबिंदु होता है, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या होता है ना, चंद्रबिंदु होता है। ये तद्भव रूप है ना, ठीक है, ये तद्भव रूप है। और ये क्या है ना, ये तत्सम रूप है। ये क्या है ना, तत्सम रूप है, ठीक है। ये जो अनुनासिकता है, अनुनासिकता का संबंध अ के ऊपर ये अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इससे है। और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है ना, चंद्रबिंदु के नाम से हम जानते हैं। और ये चंद्रबिंदु को समझने से पहले हम 2 जो वर्ण हैं उनसे हम परिचित हुए थे। पहला क्या है ना, अंग है, दूसरा क्या है ना, अह है, ठीक है। ये जो अंग है इसको हम क्या कहते हैं ना, अनुस्वार कह देते हैं। ये जो अंग है इसको हम क्या कह देते हैं ना, अनुस्वार कह देते हैं। और ये जो अंग है ये तत्सम रूप है, ठीक है। ये जो अंग है, ये बिंदी है जो है ना, ये तत्सम रूप है। और ये इसका तद्भव रूप क्या होता है ना, ये चंद्रबिंदु वाला जो चिन्ह है ये तद्भव रूप होता है, ठीक है। किसी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु आपको लगा हुआ दिखे तो वो तद्भव शब्द होगा, तत्सम नहीं होगा, ठीक है। ये पहचानने का एक तरीका है। तो ये क्या है, ये तत्सम रूप है। और ये क्या है ना, तद्भव रूप है, ठीक है। इसी के आधार पर हम अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को हम विभाजित करेंगे। तो स्वर कितने होते हैं ना, स्वर की संख्या कितनी होती है ना, 11 होती है। जिन स्वरों के ऊपर
अनुनासिकता चिन्ह, अनुनासिक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं ना, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के ऊपर, जैसे कि हमारे कितने स्वर हैं ना, 11 स्वर हैं। आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और क्या है ना, औ। ठीक है, इनके ऊपर हम अगर ये जो अनुनासिकता चिन्ह है इसको अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर हम इसको हमने यहाँ पर प्रयोग किया, यहाँ पर प्रयोग किया, छोटी ई में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऊपर मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई में ऊपर मात्रा लगी हुई है, हम चंद्रबिंदु का यहाँ पर व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ हम एक अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ चंद्रबिंदु का हम प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको चंद्रबिंदु लगा हुआ दिखेगा वो कौन सा शब्द होगा ना, तद्भव शब्द होगा। क्या ना, वो कौन सा रूप होगा ना, शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तत्सम रूप है, ये तत्सम रूप है, इसे अनुसार कह दिया जाता है। ठीक, अंग और जो दो हैं अयुग्म, इसे अनुसार कह दिया जाता है। और ये कौन सा रूप है ना, ये तत्। इसके बाद जो 11 स्वर हमारे हैं उनके ऊपर अगर प्रयुक्त नहीं होता है, जब हम उनके ऊपर ये अनुनासिकता चिन्ह को हम अगर प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ साधारण तौर पर लिख देंगे आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार लिख देंगे अ और औ। ये क्या कहलाएंगे ना, निर्नुनासिक कहलाएंगे। इनको हम क्या कह सकते हैं, निर्नुनासिक स्वर कह सकते हैं। अगर स्वरों के ऊपर ये अनुनासिकता चिन्ह का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये अनुनासिक कहलाएंगे, अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये निर्नुनासिक कहलाएंगे। स्वरों को बांटने का अंतिम जो प्रकार है वो क्या है ना, जाति। हम देखेंगे कि जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन या वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। जाति के आधार पर मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे जो 11 स्वर है उनको लिखेंगे आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अंतिम में क्या है ना, औ। ठीक है, इनको अगर हम लिखेंगे तो एक जाति, यहाँ पर देखिए जो अ है, आ, ये जो हैं ये एक जाति के हैं। ठीक है, ये आ का निर्माण किस प्रकार हुआ है, आ का निर्माण किस प्रकार हुआ है ना, अ योग अ मिलकर क्या बना है ना, आ है, तो ये एक जाति के हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये छोटी ई, बड़ी ई, ये भी एक जाति के हैं। और ये जो है छोटा और बड़ा हो, ये भी एक जाति के हैं, मतलब सजातीय ये स्वर हैं। सजातीय मतलब एक ही जाति के, समान जाति के स्वर। ठीक है, और विजाति का अर्थ होता है, बी का अर्थ होगा कि अन्य, बी मतलब अन्य। हम जैसे विदेशी कह देते हैं ना, विदेशी या विदेश कह देते हैं, बी उपसर्ग का अर्थ होता है कि अन्य। ठीक है, और स उपसर्ग का अर्थ होता है कि समान जाति के। ठीक है, ये जो तीन जोड़े हैं, ठीक है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर में गिने जाएंगे। ये स्वर सजातीय आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये जो तीन जोड़े हैं ये सजातीय स्वर में गिने जाएंगे, और बाकी जो बच जाएंगे जितने भी हैं वो विजातीय स्वर में गिने जाएंगे। आप कहोगे कि सर ये भी तो सजातीय हो सकते हैं, ए, ऐ और अ, औ। ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये जो चार हैं इनको हम देख चुके हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनके योग से ही इनका निर्माण होता है, ए, ऐ, अ, औ का निर्माण होता है। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये विजातीय होते हैं। ठीक है, ये विजातीय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये स्वरों के जो प्रकार होते हैं, पहले हमने क्या देखा ना, मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हम उसको बांट दिए, स्वरों को हम विभाजित कर दिए। फिर हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पर हमने उसको बांट दिए। फिर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमने बांटा। फिर हमने देखा है तालु की स्थिति के आधार पर हमने उसको विभाजित कर दिया। फिर अनुनासिकता के आधार पर हम जो स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उनको हमने बांटा। और अंतिम जो प्रकार होते हैं वो जाति के आधार पर हम स्वरों को बांट। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।